हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन का वेरिएबल कैसे चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हमारे जो कर्व होते हैं वो कुछ इस सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे स्फीयर, सिलेंडर या कोन। जब इस तरीके की फिगर आती हैं तो इंटीग्रेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि एक आसान तरीका है, अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले जो हम इंटीग्रेशन चेंज करने वाले हैं वो है कार्टिजन टू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी जब हम कार्टिजन वाली प्रॉब्लम को, आपका जो कर्व होगा वो एक्स वाई जेड में होगा, 3 डायमेंशन में होगा, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होंगे आप, तो इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन में होगा। उसको आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्पेरिकल का मतलब है कि आप उसे जैसे पोलर में हम कन्वर्ट करते थे इसी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि 3 डायमेंशन में कन्वर्जन होगा तो आर, थीटा और फाई में कन्वर्ट करेंगे। तो आर, थीटा और फाई में किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, तो सब लोग एक बार उसको समझिए कि एक्स वाई जेड का जो मेरे पास कर्व है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले वही वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को ट्रेस कर लिया है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया है। अगर मैं इसको देखूं स्टूडेंट, तो पहले आप इस कर्व को ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ट्रेस करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने ये बनाया है। मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया है, पॉइंट पी। इस पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। आप ये चाहते हैं इस पी के कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई हो जाएं। आप इसके कोऑर्डिनेट्स चूँकि आर, थीटा और फाई चाहते हैं तो किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। मैंने माना कोई भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट अगर कोई है तो उसका एक रेडियस वेक्टर भी होगा। तो हमने मान लिया ये इसका रेडियस वेक्टर आर है। मैंने इससे कोई परपेंडिकुलर डाला और ये मान लिया कि ये एक थीटा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ। अगर ये थीटा जेड एक्सिस के साथ बनाता है और जेड के पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी, ये जेड के पैरेलल एक लाइन है, तो ये भी जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल है। यानी एक तरीके से मानिए कि ये मेरा जेड एक्सिस ही हो गया है। अब इसको मैं जेड एक्सिस की, चूँकि ये पैरेलल है, अगर मैं इसको देखूं और मैं ये मानूं कि सेंटर से यहाँ पर ये अगर 90 एंगल बनाता है, यानी ये एंगल अगर मेरा 90 है, इस तरीके से मैंने ये लाइन डाली है, अगर ये एंगल 90 है तो P को मैं देखूं, P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, P जेड पर भी हो सकता है और P एक्स पर भी हो सकता है। वो कोई जनरल पॉइंट है जो मैंने ऐसे ही उठाया है। तो अगर ये एंगल 90 हुआ और ये मेरे पास जेड है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो 90 एंगल के सामने लेंथ है वो मेरा 90 के एंगल वाला हाइपोटेनियस होता है और जिस पर 90 एंगल बना होता है तो वो बेस होता है। यानी ये लाइन मेरी बेस बन गई है और बेस हमेशा ही कोस में जाता है। तो ये हो गया है जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा। और अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो ये इक्वेशन हो गई है आर साइन थीटा, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया है और परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमेशा ही, परपेंडिकुलर को अगर आप देखें तो वो साइन में जाता है। यानी ये हो गया है जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा और ये हो गया है आर साइन थीटा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास जो ये एक्सिस है, अगर मैं इस एक्सिस को अगर मैं एक्स मान लूँ, यानी इसको अगर मैं वाई ले रहा हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है, और इसको मैं अगर एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैंने ये एंगल ले लिया जो एंगल फाई के बराबर है, तो जब मैं एक लाइन यहाँ डालूँगा तो ये लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये मुझे वाई दे देगा और ये एंगल मेरा, क्योंकि एक्सिस है तो ये एंगल मेरा हमेशा 90 एंगल बनेगा। तो यानी कि ये एंगल मेरा 90 हो गया। कैसे 90 हुआ स्टूडेंट? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी है वो हर एक्सिस पे 90 होता है, तो यानी ये भी 90 एंगल ही देगा। तो अगर ये 90 है
और ये मेरा हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और वो बनेगा बेस। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन में जाता है और जो बेस होता है वो हमेशा कोस में जाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और ये होगा x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई। यानी जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस वेरिएबल के लिए, वेरिएबल को चेंज करूँगा, तो स्टूडेंट मुझे पुट करना होगा z इक्वल्स टू आर कोस थीटा, मुझे पुट करना होगा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और मुझे पुट करना होगा x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई। यानी जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अपने वेरिएबलों को, एक्स वाई जेड को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। सिमिलरली मुझे चूँकि डी एक्स डी वाई और डी जेड को भी चेंज करना है स्टूडेंट, तो जब मैं डी एक्स डी वाई डी जेड को चेंज करूँगा तो डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। क्योंकि ये मेरा साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं सारे वेरिएबल, तो मुझे जैकोबियन निकालना पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफरेंट है, इसीलिए मेरा जैकोबियन आ जाता है, और साथ में आएगा डी थीटा डी फाई एंड डी आर, यानी ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक्स वाई जेड में मेरे पास आर थीटा और फाई हैं, तो सबसे पहले अब मुझे जे चाहिए, जे मतलब जैकोबियन चाहिए। तो अब मैं जैकोबियन को निकाल लेता हूँ। तो जैकोबियन मेरा देखिए, ये मेरा जैकोबियन है, मैंने उस जैकोबियन की वैल्यू निकाली, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा उसकी वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट जब भी आप x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पर ये वैल्यू, z की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आपको रखना पड़ेगा आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी जब आप इसको चेंज करते हैं तो इस चेंज को समझिए आप कि एक्स वाई जेड को डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू, यानी x की जगह पे ये, y की जगह पे आर साइन थीटा साइन फाई, और z की जगह पे आपने आर कोस थीटा रख दिया है, इंटू जैकोबियन ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया है, इंटू आर डी आर और डी थीटा डी फाई, ये हो गया है। अब बात रही लिमिट की, कि लिमिट कैसे आएंगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, P जो मेरा पॉइंट है वो एक जनरल पॉइंट है, वो Z पे भी हो सकता है, वो Y पर भी हो सकता है। जैसे जैसे P ऊपर और नीचे होगा, यानी अगर मैं P को देखूं तो P चूंकि P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, P तो यहाँ भी हो सकता है, और P यहाँ भी हो सकता है, ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो जैसे जैसे P जाएगा तो थीटा बढ़ता और घटता हुआ जाएगा। यानी अगर P Y की तरफ जाता है तो थीटा बड़ा हो जाएगा, और अगर P Z की तरफ जाता है तो थीटा जीरो, यानी इनिशियल लाइन Z से स्टार्ट हो रही है। तो P मैक्सिमम Y तक जैसे जाता जाता X तक जा सकता है, P इतना घूम सकता है। तो P जैसे ही घूमेगा पूरा, तो यानी वो 2 पाई को अगर मैं Z को देखूं, P को अगर मैं देखूं, तो एक पार में वो 90 जाता है, यानी Z से लेकर के Y एक्सिस तक 90 है, और Y एक्सिस से लेकर के X तक 90 है। तो 90 90 यानी कि 180, यानी ये 180 तक जा सकता है। सिमिलरली जैसे ही P चेंज होगा तो फाई भी ऊपर चला जाएगा। तो फाई का जो चेंजमेंट है, जो फाई एंगल बन रहा था, उस फाई एंगल का जो चेंजमेंट है वो भी अगर हम देखें तो वो 0 से लेकर के 90 एंगल तक जा रहा है। यानी हमारी जो रेडियस होगी वो तो रेडियस हो जाएगी r, थीटा हो जाएगा 0 टू पाई, और फाई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट इसको चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उस एग्जाम्पल को समझिए एक बार, कि मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन है 0 to 1, यानी ये लिमिट कांस्टेंट लिमिट मुझे दी गई है, तो x की हो गई है, क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें 2 वेरिएबल हैं तो z हो गया, इसमें 1 वेरिएबल है तो y हो गया, और अगली लिमिट कांस्टेंट की हो जाती है। तो अगर मैं इसको वैसे इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल बन रहा है, अंदर से इंटीग्रेशन सॉल्व करके लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेरिएबल अंदर स्क्वायर रूट में हैं, और स्क्वायर रूट से जब ये सॉल्व होकर बाहर आएंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मुझे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और कैलकुलेशन भी ज़्यादा है। तो मैंने इसे पोलर में चेंज कर लिया है। तो पोलर में चेंज जब मैं करूँगा, तो चूँकि एक्स वाई जेड 0 से चल रहे हैं, तो जब मैं इसे पोलर में चेंज करूँगा स्टूडेंट, तो एक्स वाई जेड 0 होने का मतलब है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ केवल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा भी पाई बाई 2 तक जाएगा, और फाई भी पाई बाई 2 तक जाएगा। यानी लिमिट जो होंगी रेडियस के बराबर, रेडियस मुझे 1 मिली है, यानी r की लिमिट 0 to 1 क्लियर हो गया है। थीटा की लिमिट 0 to पाई बाई 2, क्योंकि मैं पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही काम कर रहा हूँ,
और फाई की लिमिट 0 टू पाई बाय 2 क्योंकि मैं पॉजिटिव ऑक्टेंट में हूँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल काम कर रहा हूँ, इसलिए लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 और आर की लिमिट 0 टू 1 हो जाएंगी। मैंने वही सब्स्टिट्यूशन किया स्टूडेंट जो मुझे करना था। एक्स की जगह आर कोस थीटा साइन फाई, मैं कोस फाई, वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की जगह पे आर साइन थीटा आर कोस थीटा, डी एक्स डी वाई डी जेड को भी चेंज करना है तो उसकी जगह पे आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई आ गया। तीनों लिमिट्स भी मेरी निकल गई क्योंकि मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हूँ। ऊपर मैंने जो इंटीग्रेशन दिया था उन सब की जगह पे मैंने रख दिया। ये मेरा आर स्क्वायर बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर के बराबर होता है। रेडियस ले रखी है मैंने, क्योंकि जो मैंने काम किया है वो सर्कुलर फॉर्म के लिए ही किया। और वो इक्वेशन मेरी जो थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी स्पेयर की इक्वेशन, इसीलिए हम उसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कह रहे थे। तो यानी इसकी जगह पे मैंने आर स्क्वायर रख दिया है। तो स्टूडेंट देखें अगर ध्यान से आप, तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बदल गया है। अब चूंकि सारी लिमिट कांस्टेंट है और एक दूसरे वेरिएबल भी एक दूसरे के साथ नहीं है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकता हूं। क्योंकि लिमिट सभी कांस्टेंट थी तो मैंने साइन थीटा को साइन के साथ कर दिया, साइन थीटा को थीटा के साथ कर दिया, डी फाई को मैंने अलग कर दिया है और आर वाले को मैंने अलग कर दिया है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैंने कर लिया, पाई बाय 2 देगा। कोस फाई का मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, पाई बाय 2 देगा। और ये इंटीग्रेशन साइन थीटा का मुझे 1 देगा, तो इससे मुझे 1 मिला और इससे मुझे पाई बाय 2 मिला। तो तीसरा इंटीग्रेशन अभी बचा है, उसको मैंने ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें फॉर्मूला दे दिया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने आपके सामने रखा। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कर सकते हैं। एक और सिस्टम है मेरे पास, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं उसको भी समझते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, जब भी हम एक सिलेंडर को बनाते हैं तो उसका जो बेस होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी सर्किल की फॉर्म में। अगर मैं सर्किल की फॉर्म में इसका बेस ले रहा हूँ तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी ए रेडियस के सर्किल मेरे पास बन गया है। अब जो सर्किल को सब्स्टिट्यूशन मैंने पहले ही दिया, अगर आपको याद हो, तो एक्स की जगह रखा जाता है ए कोस थीटा, यानी आर कोस थीटा। अगर मैं इसे रेडियस को आर कह रहा हूँ सर्किल की फॉर्म में, अगर आर स्क्वायर कह रहा हूँ तो आर कोस थीटा, और वाई की जगह पे रखा जाता है आर साइन थीटा। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी मुझे इस सब्स्टिट्यूशन को करने में एक्स की जगह रखना पड़ेगा आर कोस थीटा और वाई की जगह मुझे रखना पड़ेगा आर साइन थीटा। सिमिलरली मुझे जेड की हाइट भी लेनी है, सिलेंडर की हाइट भी लेनी है कि सिलेंडर कहाँ तक जा रहा है। सिलेंडर की जो हाइट है वो इस तरीके से आपकी हाइट बन जाएगी, यानी वो जेड इक्वल्स टू 0 से लेकर के और यहाँ तक जहाँ तक भी उसकी हाइट जा रही है, यानी वो जेड इक्वल्स टू एच हो गई है। तो मैंने उसकी हाइट को एच मान लिया। इसका मतलब ये है कि जेड को मैं जेड ही ले रहा हूँ, जेड ही वेरिएबल है, हाइट तो कांस्टेंट हो जाएगी फिर उसके बाद, तो यानी जेड को मैंने जेड ही रखा है। अब स्टूडेंट जैसे ही मैंने ये चेंजमेंट किया कि मैंने एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और जेड की जगह मैंने जेड रखा, तो फिर मुझे डी एक्स डी वाई और डी जेड की जगह भी चेंज करना होता है। उसकी डेफिनेशन फिर से वही आती है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी आर डी थीटा और डी जेड, यानी मुझे इसका जैकोबियन बनाना होगा। तो स्टूडेंट पहले मैंने इसका जैकोबियन बनाया, इसका जैकोबियन जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो वो आर आ गया, यानी मुझे आर डी आर और डी जेड रिप्लेस करना होगा। तो जैसे ही मैं डी एक्स डी वाई को रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरे कुछ सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं जेड की लिमिट को देखूँ तो जेड की लिमिट मुझे क्या दिखा रही है कि जेड 0 से चल रहा है और एस तक जा रहा है, ये उसकी हाइट हो गई है। अगर सर्कुलर फॉर्म के देखूं तो सर्किल है चूंकि, तो थीटा की लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई हो गई है क्योंकि सर्किल उसका बेस है और 360 पे बनाता है। और आर को अगर मैं देखूं तो आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के रेडियस ऑफ द सर्किल यानी ए आर जो भी दी गई है वो आर के बराबर हो गई है। तो यानी मेरे इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी कि जेड उसकी हाइट हो जाएगी जितनी भी हाइट दी गई है, आर रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई है और थीटा 0 to 2 पाई हो गई है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं स्टूडेंट, याद रहे, याद रखने वाली बात है ये, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जेड 0 to 2 पाई हो जाता है। तो यानी इस तरीके से हम अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन मैंने फॉर एग्जांपल रखा है स्टूडेंट कि अगर हमें कैलकुलेट करना है एक ट्रिपल इंटीग्रेशन,
थ्रू दी वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है और जेड एक प्लेन दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो बेस है वो मुझे एक सर्किल दिया हुआ है, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बेस है, तो ये मुझे एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल की जो हाइट है वो एस तक दी गई है, यानी जेड इक्वल्स टू 0 से लेकर के और हाइट यहाँ एच तक दी गई है, यानी जेड इक्वल्स टू यहाँ एच हो गया है। तो मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दें तो मुझे इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, ये वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है और इसका जो वॉल्यूम होगा वो किस तरीके से आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए एक बार कि पहले मुझे बेस सर्किल मिला है, तो पहले मैं सर्किल के बेस की बात कर लेता हूँ। तो सर्किल जो बेस होगा उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन किए, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, जेड की जगह जेड रखा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, लिमिट लगाई, तो पहला इंटीग्रेशन मेरा किसके रेस्पेक्ट में होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। पहला इंटीग्रेशन मैं किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ, सारी लिमिट कांस्टेंट है, फिर भी मैं पहला इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यानी 0 टू h 0 टू 2 पाई, ये लिमिट मेरी जेड की है, ये थीटा की लिमिट है और ये लिमिट मेरी आर की है। तो पहला इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जेड अपनी जगह पे रहेगा, ये आर की पावर 3/3 हो जाएगा और इसकी लिमिट होगी 0 टू a प्लस जेड की पावर 3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और लिमिट हो जाएंगी 0 टू a इंटू ये रहेगा डी थीटा और डी जेड। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, तो 0 टू h, अगर ये मुझे सॉल्व करना है तो मैंने इसकी जगह पे एक्स वाई जेड की जगह पे सारी वैल्यू रख दी थी, तो उससे मेरा इंटीग्रेशन ये आएगा। इसकी जगह पे आर स्क्वायर रखा जा सकता है, तो आर स्क्वायर उसकी जगह पे रखना था, तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे, और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर के लिए मैंने देखा कि ये वैल्यू आ जाएगी, और जेड भी मेरे पास होता था तो आर डी आर और डी थीटा आ गया है, तो आर मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी इस तरीके से मेरा इंटीग्रेशन आ रहा है। अब स्टूडेंट जैसे ही आपने देखा इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने देखा ये वैल्यू आ रही हैं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3/3 इंटू जेड और प्लस ये हो जाएगा जेड क्यूब इंटू ए स्क्वायर बाई 2 और साथ में होगा डी थीटा और डी जेड, और एक इंटीग्रेशन की लिमिट अभी है 0 इक्वस 0 टू 2 पाई। कॉन्स्टेंट लिमिट है, कोई भी इधर उधर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन करेंगे, पहले मैं जेड के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। तो अगर जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो थीटा 0 टू 2 पाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो रहा है जेड के रेस्पेक्ट में a³ इंटू जेड की पावर 2/2 लिमिट 0 टू h हो जाएगी, और प्लस जेड की पावर 4/4 a स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू h हो जाएगी, और साथ अभी डी थीटा और करना है। तो डी थीटा से अगर मैं देखूँ तो उससे तो 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई बाहर रहेगा, और पूरा जो इंटीग्रेशन है बाकी का वो क्या आ रहा है, a³ इंटू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड की पावर 4 यानी h की पावर 4/4 a स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और एक मुझे लाइन का इक्वेशन भी दिया है, तो उसको देख लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। तो एक कर्व मैंने ट्रेस किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेकर के, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। बेस मेरे पास एक सर्किल है, तो मैंने सर्किल ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दिया है, यानी एक्स की जगह पे मुझे रखना होगा आर कोस थीटा और वाई की जगह पे आ जाएगा आर साइन थीटा। तो आर मेरा यानी 2 हो जाएगा, तो रेडियस मेरी हो गई है 2। तो जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन में, यानी मुझे जो इंटीग्रेशन करना है पहले मैं उसको रख देता हूँ। तो इसकी जो हाइट है, हाइट में देखूँ तो हाइट मेरी कुछ इस तरीके सिलेंडर की जाएगी, बट वहाँ पर मुझे दिया है एक प्लेन वाई और जेड एक्सिस पे, यानी जेड एक्सिस पे जो प्लेन है तो वो मेरा प्लेन कुछ ऐसे काट देगा, इस तरीके से काटेगा इसको। तो जब वो इसको इस तरीके से काट देगा 2 रेडियस के साथ, तो 2 ही सर्किल की भी है, तो यानी इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये बिल्कुल 2 तक ही जाएगा, यानी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ये 2 तक ही जाएगा, यानी इस तरीके से बनाएगा। ये हो गया है, वो ऐसे काटेगा इसे जेड एक्सिस को,
यानी ये ऐसे काट देगा। इसका मतलब जो मुझे वॉल्यूम चाहिए वो मुझे इस पूरे का चाहिए, इस पूरे का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट स्टूडेंट करना है, ये पूरा वॉल्यूम, क्योंकि प्लेन ने वहाँ से उसको काट दिया था जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पर था, प्लेन ने इस तरीके से काट दिया है। अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट, तो इसका जो वॉल्यूम है उसको देखिए आप ध्यान से एक बार। तो यानी वॉल्यूम जो आएगा वो ये हो जाएगा कि थीटा की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 पाई होंगी, आर की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 हो जाएगी, और जेड की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के जेड माइनस 4, सॉरी जेड के तो इक्वल लिमिट ही रखी जा रही हैं, यानी 4 माइनस वाई, और वाई इज आर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा एंड डी जेड, ये मेरा इंटीग्रेशन होना है। अब इंटीग्रेशन में आप देखें तो स्टूडेंट पहले इंटीग्रेशन मैं आर के रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि जेड में वेरिएबल है, तो थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 2 पाई हो गई हैं, आर की जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर के 2 है, 2 रेडियस थी, तो जेड के रेस्पेक्ट में मैंने पहले इंटीग्रेशन किया, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, यानी 4 माइनस आर साइन थीटा, और इनटू ये होगा डी आर और डी थीटा। अब मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है तो आर वेरी इक्वल्स टू 0 to 2 हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 4 थीटा हुआ और माइनस आर साइन थीटा का प्लस के कॉस थीटा हो जाएगा, और इनटू 0 to 2 पाई और डी आर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि आर वेरी इक्वल्स टू 0 to 2 हो जाएगा, 4 थीटा मतलब 4 दूनी 8, 8 पाई हो गया है, और यहाँ से मैं देखूँ तो 2 पाई पर भी 1 देगा और 0 पर भी 1 देगा, तो ये 1 हो गया, तो यानी केवल डी आर बचा है। तो 8 पाई मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर वेरी इक्वल्स टू 0 to 2 डी आर, और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, यानी 8 पाई इंटू 2 इक्वल्स टू 16 पाई। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है ये तरीका इंटीग्रेशन करने का रिड्यूस करके। अगर इसी क्वेश्चन को आप देखें तो मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसको पहले भी किया है, लेकिन वहाँ पर मैंने लिमिट्स कार्टेशियन फॉर्म में निकाल के की थी, लेकिन यहाँ मैंने पोलर फॉर्म में निकाल के किया है। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट सॉल्व करने का, आप लोग इन्जॉय करेंगे इसे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत ही आसानी से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी मॉड्यूल नंबर 5 में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आने वाले हैं इसी टाइप के, तो वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।